सबकी तरफ से कहता है, हम बिना किसी सवाल के वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। कुरोसु टोकिया, उनकी हामी मिलने के बाद कुरोसु टोकिया मुड़ता है और आराम करने के लिए अपने शांत हॉस्पिटल रूम में वापस चला जाता है। वो पावरफुल ग्रुप उसे जाते हुए देखता है और उसके दिए गए अनोखे ऑर्डर्स को पूरा करने की तैयारी में लग जाता है। कुछ ही पल बाद एक सिक्योरिटी गार्ड उनके पास आता है और धीमी आवाज में कहता है, सर, मैडम, कोई कुरोसु टोकिया से मिलना चाहता है। सूमो, जो हमेशा टोकिया की प्राइवेसी का ध्यान रखता था, गुस्से से कहता है, प्रोटोगोनिस्ट को परेशान मत करो, उनसे कहो बाहर इंतजार करें। लेकिन गार्ड घबराकर हकलाते हुए बोलता है, लेकिन वो पूछ रही हैं कि क्या कमरे में जो लड़का है वो उनका बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर वो सब हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और उनकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। वो सब एक साथ मुड़कर देखते हैं कि ये अचानक आया हुआ विजिटर आखिर है कौन। केता उस नई लड़की को पहचानते ही चीखता है, ये तो वही है, मिस्टर कुरोसु की वाली। दोनों की जोड़ी क्या मस्त लगती है। एक हाथ केता के मुंह पर आ जाता है और उसकी बकवास बातों को बंद कर देता है। ऐसी बातें कहना बंद करो, वो नई लड़की तेज आवाज में बीच में बोलती है, तुम गलतफहमी पैदा कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन केता उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है और अपना ड्रामा जारी रखता है। वो अपने हाथ फैलाकर उसका रास्ता रोकने की एक्टिंग करता है और कहता है, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। औरोरा, जो टोकिया की टीम में थी, उस नई लड़की को एक ठंडी और नफरत भरी नजरों से घूरती है। वो नफरत से कहती है, बहुत टाइम हो गया है ना। तभी खुद कुरोसु टोकिया अपने कमरे से बाहर निकलता है और उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है। उसके चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन आ जाता है। वो धीमी आवाज में कहता है, तो शुरू से ये तुम थी। उस लड़की के होठों पर एक शैतानी और जीत वाली मुस्कान आ जाती है। उसे वो पुराना टाइम साफ साफ याद आ रहा था, जब उसने सबके सामने टोकिया को रिजेक्ट करके उसकी बेइज्जती की थी। लेकिन टोकिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो जानता था कि उसके मन में उस लड़की के लिए कभी कोई सच्ची फीलिंग्स नहीं थी, पर उसके पुराने किए की चुभन से ज्यादा बड़ी बात अब ये थी कि वो लड़की भी अब इस खतरनाक गेम में एक प्लेयर बन चुकी थी। एक लड़की हाथ में गुलदस्ता लिए उसकी तरफ आती है। ये टोकिया थी, जो नजरें झुकाए बस माफी मांगे जा रही थी। वो कह रही थी कि उसे अपनी पास्ट की गलतियों का बहुत गहरा अफसोस है। थोड़ी दूरी पर वो पावरफुल ग्रुप, जिनमें औरोरा भी थी, तेज नजरों से सब देख रहा था। उन्होंने कुरोसु से निकल रही सच्ची नफरत को महसूस कर लिया था। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि अभी वो बीच में नहीं बोलेंगे और इस ड्रामे को ऐसे ही चलने देंगे। कुरोसु के पास खड़ा उसका वफादार दोस्त केता गुस्से से फट पड़ता है। हॉस्पिटल की खामोशी में उसकी आवाज गूंज उठती है। वो टोकिया की तरफ उंगली दिखाकर उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने पूरे स्कूल के सामने कुरोसु की बेइज्जती की थी। टोकिया की आवाज लगभग फुसफुसाने जैसी थी। वो सफाई देते हुए कहती है कि वो बस एक नादान बच्ची थी और उसने बेवकूफी में ऐसा किया था, जिसके लिए अब उसे बहुत पछतावा है। पर कुरोसु का सब्र अब खत्म हो चुका था और वो उसे बीच में ही काट देता है। बिना किसी इमोशन के वो कहता है, तुम यहाँ सिर्फ इसलिए आई हो क्योंकि तुमने मेरा नाम रैंक्स में ऊपर चढ़ते देख लिया है ना। ये तीखा इल्जाम सुनकर टोकिया की बोलती बंद हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि वहां मौजूद हर कोई उसे घृणा भरी नजरों से घूर रहा था। उस दमदार ग्रुप की औरतों में से एक औरोरा एक ही पल में टोकिया की असलियत समझ गई थी। उसने एक ही नजर में टोकिया को एक मौकापरस्त लड़की का टैग दे दिया था। टोकिया घबराकर खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है। वो कुरोसु से गिड़गिड़ाकर कहती है कि प्लीज उसे अकेला मत छोड़ो, इस खतरनाक गेम में उसे अकेले और कमजोर मत पड़ने दो। केता का गुस्सा फिर भड़क गया और वो चिल्लाया, इसने तुम्हें सिर्फ रिजेक्ट नहीं किया था कुरोसु, इसने तुम्हारी बेइज्जती की थी, सबके सामने तुम्हें जलील किया था। कुरोसु आराम से केता के कंधे पर हाथ रखता है और शांत आवाज में कहता है, शांत हो जाओ केता, हम एक हॉस्पिटल में हैं, हमें चलना होगा। जाने के लिए मुड़ते हुए कुरोसु एक पल रुका और उसने टोकिया को एक आखिरी ठंडी नजर से देखा। बस तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, उसने सपाट आवाज में कहा, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, एक सेकंड के लिए भी नहीं। टोकिया की आंखों में खौफ साफ छलकने लगा। अगर तुम मुझे बचाओगे, वो हताशा में बोल पड़ी, तो मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी। तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगी। टोकिया उसके पीछे भागती है। उसकी आवाज टूट रही थी। वो हमेशा वफादार रहने की कसम खाने लगी और वादा किया कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन दरवाजे पर उसकी ये दौड़ अचानक रोक दी गई। दो लंबे चौड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने बिना कुछ कहे उसका रास्ता रोक लिया और उनकी नजरें काफी सख्त थीं। डार्क सूट और सनग्लासेस पहने ये आदमी एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हो गए थे। उनकी डरावनी घूरती हुई आंखें जैसे उसे चुनौती दे रही थीं। उनकी डरावनी मौजूदगी से बिना डरे टोकिया ने सीना चौड़ा किया। मैं कुरोसु की गर्लफ्रेंड हूं, उसने चिल्लाकर कहा और उन्हें फौरन रास्ता देने का ऑर्डर दिया। पास खड़े ग्रुप में से औरोरा की आवाज गूंजी, जिसमें हल्का सा मजाक और ताना मिला हुआ था, पर ऐसा लग तो नहीं रहा कि मिस्टर कुरोसु का तुमसे कोई वास्ता भी है। ग्रुप के लीडर कदोई ने बस सिर हिलाकर एक इशारा किया। गार्ड्स तुरंत हरकत में आए और हैरान खड़ी टोकिया को जबरदस्ती बड़ी तेजी से हॉस्पिटल के बाहर निकाल दिया। केता ने जीत की खुशी में हवा में एक छोटा सा पंच मारा। अच्छा लगा ना कुरोसु, हमेशा के लिए उससे पीछा छूटा, उसने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा। लेकिन कुरोसु एकदम सीरियस था। उसका दिमाग किसी और ज्यादा जरूरी मामले के बारे में सोच रहा था। अपनी पिछली जिंदगी की धुंधली यादों के मुताबिक वो लड़की इसी हॉस्पिटल में इसी वक्त होनी चाहिए। उसके कदम अपनी मां के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम उसे उस मिलन के करीब ले जा रहा था, जिसका वो कब से इंतजार कर रहा था। एक ऐसा पल जो समय और डायमेंशन से भी परे था। एक तेज लेकिन सधे हुए मूवमेंट के साथ उसने दरवाजा खोला। उसकी नजरें सीधे उस इंसान पर जाकर टिकी जिसे वो ढूंढ रहा था। वो इंसान जो उसे इस जिंदगी से बांधे हुए था। वहां उसकी मां के बेड के पास यूरेका बैठी थी, चमकते सफेद बालों और खूबसूरत लाल आंखों वाली एक बहुत ही प्यारी लड़की। उसने कुरोसु को एक नर्म नजर और एक प्यारी सी स्माइल के साथ देखा। यूरेका की खूबसूरती लगभग जादुई थी। ऐसा लग रहा था मानो उससे एक हल्की सी चमक निकल रही हो, जिसे देखकर कुरोसु की नजरें उसी पर टिक गईं। कुरोसु, उसकी मां ने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, यूरेका तुमसे फिर मिलने आई है, वो तुम्हारे लौटने का ही इंतजार कर रही थी। कुरोसु के होठों पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। काफी टाइम हो गया है ना, उसने हाथ हिलाते हुए कहा। लेकिन उसकी आंखों में कुछ गहरे जज्बात छिपे थे जो उसने कहे नहीं। पर यूरेका ने कंफ्यूज होकर अपना सिर थोड़ा झुकाया। लेकिन कुरोसु, मैं तो पिछले हफ्ते ही यहाँ आई थी, उसने कहा। इतना भी ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है ना। ये शब्द कुरोसु को किसी झटके की तरह लगे। उसके दिमाग में पुरानी यादों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। माइनस कैसे पिछली जिंदगी में यूरेका ने उसकी बाहों में दम तोड़ा था। इमोशंस उस पर इतने हावी हो गए कि वो लगभग टूट ही गया था। बिना एक भी शब्द कहे उसने यूरेका को जोर से गले लगा लिया। उसने अपने मन में एक पक्की कसम खाई, इस जिंदगी में वो अपने किसी भी प्यारे इंसान को तकलीफ में नहीं आने देगा। इस अचानक हक से यूरेका बुरी तरह शर्मा गई और उसके गाल एकदम लाल हो गए। वहीं कुरोसु की मां ये देखकर बस मुस्कुरा दी। उन्हें ये अचानक वाला प्यार का इजहार काफी क्यूट लगा। ये प्यारा सा सीन देखकर केता ने सूमो की तरफ कंफ्यूज होकर देखा, जो वहीं पर था। क्या ये सच में सिर्फ दोस्त हैं? केता बड़बड़ाया, क्योंकि ये मामला थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। उस रात
पूरे चांद की चांदी जैसी रोशनी हॉस्पिटल के शांत कमरे में आ रही थी और दीवारों पर लंबी लंबी परछाइयां बन रही थीं। कुरोसु अपनी मां को देख रहा था, जो नींद में बहुत शांति से सांस ले रही थी। ये जानकर कि वह पूरी तरह से सुरक्षित और ठीक है, उसे एक गहरा सुकून महसूस हुआ। वो इस बारे में सोच रहा था कि कैसे उसे अचानक से एक लग्जरी वीआईपी रूम में अपग्रेड कर दिया गया। ये साफ तौर पर उस पावरफुल ग्रुप के असर का नतीजा था जिसने पहले उसकी मदद की थी। तभी अचानक उसके सामने एक होलोग्राफिक डिस्प्ले आ गया जिस पर काउंटडाउन चल रहा था। नेक्स्ट डंजन 63 घंटे। इस काउंटडाउन को देखकर एक डरावनी बात पक्की हो गई थी। उसे पूरा यकीन था कि अगला डंजन हूबहू उसकी पिछली जिंदगी के भयानक पैटर्न को ही फॉलो करेगा। उसे अपनी नई मिली एबिलिटी याद आई, स्किल मेंटेनेंस। ये एक दिलचस्प पावर थी जो सिर्फ किसी चीज को छूने से ही एक्टिवेट हो जाती थी। इसकी लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए कुरोसु ने धीरे से अपना हाथ हॉस्पिटल बेड के ठंडे मेटल के किनारे पर रखा। वो देखना चाहता था कि उसकी ये नई स्किल आखिर कर क्या सकती है। उसके छूते ही एक नीले रंग की एनर्जी की हल्की सी लहर निकली जो पूरे कमरे में फैल गई। कुरोसु पावर के इस अचानक एहसास से हैरान था। एक झटके में उसे समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी नजर अब उसके टच के साथ जुड़ गई थी, जिससे वो जिस भी चीज को छूता उसकी छोटी से छोटी छिपी हुई डिटेल्स भी देख सकता था। उसकी बढ़ी हुई विजन ने तुरंत एक कमी पकड़ ली। बेड के बाएं पैर का दूसरा स्क्रू साफ साफ ढीला था। उसे थोड़ी निराशा हुई। अफसोस था कि इस हॉस्पिटल के कमरे में उसके पास कोई हथियार नहीं था। वो स्किल मेंटेनेंस को किसी ज्यादा असरदार चीज पर टेस्ट करना चाहता था। अचानक एक रहस्यमयी आवाज सीधे उसके दिमाग में गूंजी, एक ऐसी फुसफुसाहट जिसने उसके पूरे वजूद को हिला दिया। तुम हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाइड हो। कौन हो तुम? कुरोसु ने पूछा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। किस चीज के लिए क्वालिफाइड? इस अचानक हुई घुसपैठ ने उसे पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया था। उस आवाज ने एक बहुत ही शांत और गहरी टोन में जवाब दिया कि उसे उसकी पहचान सही वक्त आने पर पता चल जाएगी, लेकिन फिलहाल उसे एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। उसके सामने एक धुंधली परछाई जैसी चीज मटेरियलाइज हुई जिसका कोई साफ शेप नहीं था। वो उससे फैसला करने को कह रही थी, क्या वो उसके स्पेशल और अनोखे टेस्ट को एक्सेप्ट करेगा? उसकी आंखें एक अंदरूनी रोशनी से चमकने लगीं। उसे एक बात का एहसास हुआ। वो समझ गया था कि इस चीज के पास इतनी पावर है कि वो उसके अल्टीमेट क्वेस्ट में उसकी मदद कर सकती है, गॉड को हराने में। बिना एक पल भी हिचकिचाए कुरोसु ने एक्सेप्ट कर लिया। चैलेंज तुरंत शुरू करो, उसने मजबूत आवाज में कमांड दिया। वो आगे आने वाली हर मुश्किल के लिए तैयार था। ऐसा लगा जैसे उस चीज की परछाई पर एक शैतानी मुस्कान खिंच गई हो। बहुत अच्छे, उसने कहा। टेस्ट अभी शुरू होता है। पर उसके आखिरी शब्द एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वार्निंग थे। कुरोसु, अगर तुम ये टेस्ट क्लियर करने में फेल हो गए तो तुम इस दुनिया में कभी वापस नहीं लौट पाओगे। अचानक से टोकिया खुद को एक चमकती हुई नीली एनर्जी के भंवर में घिरा हुआ पाता है जो उसे तेजी से अंदर खींच रहा था। वो ये महसूस करके हैरान रह जाता है कि अंदर से एक बहुत ही पवित्र और जबरदस्त पावर निकल रही थी। वो सोचने लगता है कि किसी अनदेखी डार्क एंटिटी के बनाए इस रहस्यमयी ट्रायल को क्लियर करने के बाद उसे आखिर क्या इनाम मिलेगा। वो सारी नीली एनर्जी एक साथ मिलकर एक विशाल आसमानी बवंडर का रूप ले लेती है और तभी एक आवाज गूंजती है जो ट्रायल ग्राउंड्स के ऑफिशियल शुरुआत का ऐलान करती है, बिना किसी चेतावनी के। ठीक उसके पैरों के नीचे से जमीन फाड़कर नीले बर्फ का एक बहुत बड़ा कांटा निकलता है जो उस पर हमला करने के लिए तैयार था। इसी के साथ इस अनजाने टेस्ट का जानलेवा खेल शुरू हो जाता है। टोकिया अपनी सूझबूझ से तुरंत रिएक्ट करता है और एक फुर्तीली छलांग लगाकर खुद को उस हमले से बचा लेता है। उसकी नजरें सख्त हो जाती हैं और बॉडी एकदम अलर्ट मोड में आ जाती है। वो इस मिस्टीरियस एंटिटी की अगली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार था, एकदम फोकस्ड और मजबूत इरादे के साथ। हमारा यंग हीरो उन खतरनाक ट्रायल ग्राउंड्स का सामना करने के लिए तनकर खड़ा हो जाता है। वो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी मुसीबत के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसके आसपास का नजारा अचानक बदल जाता है और वो खुद को एक विशाल अंधेरे महल के सामने खड़ा पाता है। वो हैरान था कि आखिर इस वीरान और बंजर जगह पर इतना बड़ा महल क्या कर रहा है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके ठीक सामने नीली एनर्जी का एक गोला इकट्ठा होने लगता है। टोकिया बड़ी सावधानी और जिज्ञासा के साथ उसे देख रहा था। उस चमकती हुई एनर्जी के अंदर से एंटिटी की भारी आवाज गूंजती है जो एक बहुत ही सीधा सा रूल बताती है, उसे अपने ओपोनेंट को हराने के लिए ठीक 10 मिनट मिलेंगे। इसके बाद एक रहस्यमयी सलाह सुनाई देती है, सिर्फ वही बुद्धिमानी जो सब कुछ देख सकती है तुम्हें इस चैलेंज में जीत की राह दिखाएगी। टोकिया एकदम सीरियस और एकटक नजरों से उस एंटिटी को देखता है और उसका दिमाग आने वाले कॉम्बैट की तैयारी में लग जाता है। टेस्ट शुरू किया जाए, एंटिटी ऐलान करती है और उसके ऐसा कहते ही उस घूमती हुई नीली एनर्जी से एक परछाई जैसी औरत की आकृति धीरे धीरे बाहर आने लगती है। वो आकृति धीरे धीरे एक ताकतवर अंधी स्वॉर्ड्समैन में बदल जाती है जो आर्मर पहने हुए थी और उससे एक अजय होने वाला ऑरा निकल रहा था। उसी समय 10 मिनट का काउंटडाउन टाइमर भी सामने आ जाता है। टोकिया की नजरें तेज हो जाती हैं जब उसे आर्मर के अंदर एक कंकाल का ढांचा दिखाई देता है। वो सोचने लगता है कि क्या कोई जीता जागता इंसान नहीं बल्कि ये भूतिया वॉरियर ही उसका असली दुश्मन है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन के बीच होने वाली टक्कर का ख्याल ही उसे काफी दिलचस्प लग रहा था। और जैसे उसके मन की बात सुन ली गई हो, आसमान से एक दिव्य रोशनी के साथ एक चमकती हुई नीली तलवार नीचे आती है और सीधा उसके हाथ में समा जाती है। कॉम्बैट के लिए एक हथियार। वो तलवार की मूठ पकड़कर उसका बैलेंस चेक करता है और संतुष्टि से कहता है, ये तो परफेक्ट है। वो इस हथियार के सही टाइम पर मिलने से खुश था और अपनी एक नई एबिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए बेताब था। लेकिन तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसके सारे जोश को ठंडा कर देता है। रेजोनेंस को एक्टिवेट नहीं किया जा सकता, टारगेट फिजिकल नहीं है। उसे ये बात समझ आती है, उसकी ये खास एबिलिटी सिर्फ असली फिजिकल चीजों पर ही काम करती है। और फिर एक और भी परेशान करने वाला सच सामने आता है। उसके हाथ में मौजूद ये शानदार नीली तलवार बस एक वहम थी। उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। अब और टाइम बर्बाद नहीं करना, टोकिया जोर से कहता है और फौरन इस टेस्ट को क्लियर करने का फैसला कर लेता है। अंधी स्वॉर्ड्समैन बिजली की रफ्तार से उस पर टूट पड़ती है। मुझे सबसे ताकतवर की पावर दिखाओ, टोकिया उसे ललकारता है और उसके खतरनाक हमले का सीधे सीधे सामना करता है। जब उनकी तलवारें जोरों से आपस में टकराती हैं तो उसके होठों पर एक सच्ची मुस्कान आ जाती है। काफी इंप्रेसिव स्किल है। वो अपने इस भूतिया दुश्मन की जबरदस्त काबिलियत की तारीफ करता है। स्वॉर्ड्समैन एक जोरदार स्पिनिंग स्ट्राइक करती है जो स्टील का एक जानलेवा गोला बना देता है। टोकिया उसे रोकता है और हैरानी की बात यह थी कि उसकी नकली नीली तलवार भी उस हमले को बड़ी मजबूती से रोक लेती है। वो गौर करता है कि इतनी भारी भरकम तलवार होने के बावजूद उसका दुश्मन हैरान कर देने वाली लगभग अननेचुरल स्पीड से मूव कर रहा था। अंधी स्वॉर्ड्समैन लगातार हमला करती रहती है। उसके तेज और ताकतवर हमलों की बौछार टोकिया के डिफेंस का हर तरह से इम्तिहान ले रही थी। हमलों से बचते हुए टोकिया सोचने लगता है कि क्या ये ताबड़तोड़ और तेज हमला ही उस स्वॉर्ड्समैन की अल्टीमेट टेक्निक है। स्वॉर्ड्समैन अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जबरदस्त हमला करती है, लेकिन टोकिया बड़ी सफाई से एक तरफ हटकर बच जाता है और पलटकर एक सटीक वार करता है। शानदार मूव था।
वो एक खास अंदाज में कहता है, लेकिन इसकी वजह से तुम्हारा डिफेंस पूरी तरह से खुला रह गया। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, अगर उसकी तलवार एक वहम है तो क्या ये स्वॉर्ड्समैन खुद भी असली नहीं है, बस एक बनावटी चीज है? अगर ऐसा है तो वो बुदबुदाता है, मुझे इसे खत्म करने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, और वो अपना हमला दोगुना कर देता है। उसकी नकली तलवार तेजी से चमकती है। वो एक ऐसा वार करता है जो जानलेवा होना चाहिए था, एक ऐसा वार जो सीधा उसके शरीर के आर पार हो गया। फिर भी स्वॉर्ड्समैन अपना हमला जारी रखती है, जैसे उसे कुछ महसूस ही ना हुआ हो। तब जाकर उसे एक खौफनाक बात समझ आती है, उसके हमले का कोई असर ही नहीं हो रहा था। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन का टाइटल सिर्फ स्किल के लिए नहीं था, इसका मतलब था कि वो सच में अजय थी, जिसे हराया नहीं जा सकता। टोकिया को आखिरकार अपने दुश्मन के टाइटल के पीछे का असली खौफनाक मतलब समझ आ गया था। ये एक ऐसा दुश्मन था जिसे कोई भी नॉर्मल तरीके से कभी नहीं हरा सकता था। उसकी नजर घटते हुए टाइमर पर पड़ती है, सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। वो बेचैनी से सोचने लगता है कि जीत का वो कौन सा छिपा हुआ रास्ता है जो उसे अभी तक नहीं दिखा। वो फुर्ती से हमलों से बचता रहता है और उसका दिमाग रॉकेट की स्पीड से चल रहा था। वो इस अजय दुश्मन के खिलाफ एक कारगर स्ट्रेटजी बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। तभी उसके दिमाग में एंटिटी का वो रहस्यमय हिंट गूंजता है, वो बुद्धिमानी जो सब कुछ देख सकती है। वो समझ जाता है कि इसी में कोई राज छुपा है, इस नामुमकिन पहेली की असली चाबी। लगातार हमलों को रोकते और उनसे बचते हुए अचानक उसकी नजर एक बारीक सी डिटेल पर पड़ती है, एक छोटा खूबसूरती से तराशा हुआ स्कल जो उस स्वॉर्ड्समैन के भूतिया बालों में लगा हुआ था। उसे देखकर वो एकदम चौंक जाता है। बस उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। स्वॉर्ड्समैन अनजाने में ही उस कल की हिफाजत कर रही थी। ये कोई आम वीक पॉइंट नहीं था, बल्कि यही उसकी असलियत थी, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। अब टोकिया को सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया था। स्वॉर्ड्समैन का कभी न टूटने वाला डिफेंस और उसका वजूद असल में एक कसम थी, उस कल की हिफाजत करना, यानी उस इंसान को बचाना जिसका वो प्रतीक था। उसके दिमाग में एक बहुत ही हिम्मत वाला आइडिया आता है और उसकी आंखों में एक बार फिर से वही चमक लौट आती है। वो इस चैलेंज को जीतने के लिए अपने इस नए और खतरनाक प्लान को आजमाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एंटिटी की आवाज आती है जो उसका मजाक उड़ा रही थी। इस लेवल की एक टेक्निक, वो कहती है, मेरी स्पेशल ब्लेसिंग पाने के बिल्कुल लायक नहीं है। उसकी बातों में एक शैतानी हंसी महसूस हो रही थी। तुम चाहे किसी भी तरह की स्वॉर्ड्समैनशिप का इस्तेमाल कर लो, वो ठंडे और पक्के यकीन के साथ कहती है, तुम जीत नहीं सकते। एंटिटी के तानों को अनसुना करते हुए टोकिया एक लंबी छलांग लगाता है और अपने दुश्मन के सिर के ऊपर से उड़ता हुआ सीधे उस कमजोर स्कल पर हमला करने के लिए पोजीशन ले लेता है। अंधी स्वॉर्ड्समैन पलटती है और जब उसे टोकिया की असली स्ट्रेटजी समझ आती है तो उसके भूतिया शरीर को एक इंसानी सदमा लगता है। वो बचाने की आखिरी कोशिश में अपनी विशाल तलवार ऊपर उठा लेती है। हीरो के इस हिम्मत भरे कदम को देखकर तो वो अनदेखी एंटिटी भी हैरान रह गई थी। ये एक ऐसी चाल थी जिसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। अपनी आंखें खोलो, टोकिया पूरे यकीन के साथ चिल्लाता है, उस इंसान को देखो जिसकी तुम हिफाजत कर रही हो। स्वॉर्ड्समैन एक पल को रुकती है और फिर बहुत धीरे धीरे और तकलीफ के साथ मुड़ती है। उसकी खाली नजरें उस कल पर पड़ती हैं जो इतने समय से अनजाने में उसी की पीठ पर लगा हुआ था और जिसे बचाने की उसने कसम खाई थी। जैसे ही उसे उस कल की सच्चाई का एहसास होता है, उसके भूतिया शरीर से दर्द और निराशा की एक दिल चीर देने वाली चीख निकलती है। उसका शरीर चमकने लगता है और धीरे धीरे राख में बदलने लगता है। वो स्वॉर्ड्समैन उन कंकाल के टुकड़ों को अपने सीने से लगा लेती है और खामोशी से रोते हुए उसका शरीर धूल और नीली लपटों के बवंडर में मिलकर गायब हो जाता है। टाइमर पर सिर्फ 51 सेकंड बाकी थे और टोकिया अपने उस ताकतवर मगर दुखियारे दुश्मन को हवा में गायब होते हुए देखता रहा। जवाब तो उस हिंट में ही था। वो धीरे से कहता है, मुझे बस उसे उसकी खुद की सच्चाई का एहसास कराना था। अब उसे समझ आया, वो नीली तलवार जो उसे हथियार के तौर पर मिली थी, वो असल में ध्यान भटकाने के लिए एक चालाकी थी। इस मुश्किल टेस्ट में एक धोखा। एक बार फिर उस अनदेखी एंटिटी की तरफ मुड़ते हुए टोकिया की आवाज में पूरा कॉन्फिडेंस था, मैंने तुम्हारी पहेली सुलझा दी है, अब खुद को दिखाओ। एंटिटी की आवाज फिर से गूंजती है, लेकिन इस बार उसमें थोड़ी तारीफ थी। बहुत बहुत मुबारक हो टोकिया, सबसे सीधी और सरल सच्चाई को देख पाना ही अक्सर सबसे मुश्किल होता है। वो उसकी होशियारी की तारीफ करती है और उसे अपनी असली वादे के मुताबिक ब्लेसिंग पाने के लायक घोषित करती है। टोकिया उस चमकती हुई नीली एनर्जी की तरफ देखता है और उसके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है। वो बड़े रोमांच के साथ सोच रहा था कि आखिर ये रहस्यमय एंटिटी उसे कौन सी असाधारण पावर देने वाली है। एकदम चकाचौंध कर देने वाली नीली एनर्जी कुरोसु टोकिया के ऊपर बरसने लगती है और उसका शरीर एक जरिया बनकर उस नई और जबरदस्त पावर को बड़ी तेजी से अपने अंदर खींच रहा था। वो रहस्यमय एंटिटी एक जानी पहचानी मुस्कान देती है और उसकी गूंजती हुई आवाज कहती है, असली ट्रायल तो अब शुरू होगा। इस नए मिले ब्लेसिंग से तुम अब और भी मजबूत हो। टोकिया, जो अब भी उस एनर्जी के झटके से संभल रहा था, पूरी तरह से हैरान था। उसका दिमाग ये समझ नहीं पा रहा था कि इतने जबरदस्त गिफ्ट के बाद भी वो एंटिटी किसी आने वाले टेस्ट की बात क्यों कर रही है। फिर वो आवाज जो अब एक फुसफुसाहट की तरह हर जगह से आ रही थी, उसे अपने सारे सेंसेस खोलने का हुक्म देती है। वो कहती है कि उसे सभी जिंदा प्राणियों की भावनाओं को महसूस करना होगा, क्योंकि तभी वो एक गॉड की पावर को सच में अपना सकता है। अचानक उसके ऊपर भावनाओं का एक सैलाब सा आ जाता है। अनगिनत आत्माओं का दर्द, खुशी, भयंकर गुस्सा और गहरा दुख सब एक साथ उसके जहन में घुस जाते हैं। इन मिली जुली भावनाओं का बोझ इतना ज्यादा था कि वो उसे सह नहीं पाया। उसके चारों ओर बना एक शीशे जैसा बैरियर चकनाचूर हो जाता है और उसे जोर से एक बिल्कुल नई डरावनी दुनिया में फेंक दिया जाता है। कुरोसु टोकिया लड़खड़ाता हुआ अनगिनत सफेद खोपड़ियों और तड़पती हुई आत्माओं के चेहरों के बीच जाकर गिरता है। उसका दिमाग तेजी से ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये कौन सी भयानक जगह है। उसी डरावने पल में उसे एक गहरी सच्चाई का एहसास होता है। एक गॉड की असली पावर कोई काल्पनिक शक्ति नहीं, बल्कि धरती पर रहने वाले सभी लोगों के विश्वास और उनकी सच्ची भावनाओं का ही एक रूप है। जैसे ही उसकी नजर अपने चारों ओर मौजूद तड़पती आत्माओं पर पड़ती है, वो एक खौफनाक यकीन के साथ समझ जाता है कि ये सच में एक ऐसी पावर है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक बेहद डरावनी ताकत। भले ही उसका चेहरा जख्मी था और कनपटी से खून की एक धार बह रही थी, लेकिन उसने इस मुश्किल नए चैलेंज का सामना एक गंभीर और दृढ़ नजर से किया। एक कॉन्फिडेंट और लगभग खूंखार सी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती है और वो ऐलान करता है कि अब इस जबरदस्त पावर के साथ वो आखिरकार उस ईविल गॉड के खिलाफ खड़ा हो सकता है। फिर वो पूरे यकीन के साथ कसम खाता है कि उस शैतानी देवता के खिलाफ होने वाली लड़ाई में धरती के गॉड्स को उसका पूरा सपोर्ट मिलेगा। उस एंटिटी की आवाज फिर से लौटती है, जिसमें एक फाइनल ऐलान था। वो कहती है कि यही आखिरी ट्रायल है, एक ऐसा चैलेंज जिसे कोई मामूली इंसान झेल ही नहीं सकता। और फिर एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ प्योर एनर्जी का एक धमाका होता है जो कुरोसु टोकिया को एक चकाचौंध कर देने वाली तेज रोशनी में पूरी तरह से ढक लेता है। एंटिटी की तरफ से एक सच्ची हैरानी की लहर उठती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस तबाही के बाद भी ये नौजवान आखिर खड़ा कैसे रह सकता है। उड़ते हुए मलबे के बीच से कुरोसु टोकिया धीरे धीरे उठता है, बुरी तरह जख्मी लेकिन हारा नहीं था।
वो होठों पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ मानता है कि ऐसी पावर का सामना करना सच में किसी के लिए भी नामुमकिन है। उसके जख्मी चेहरे पर एक बेखौफ मुस्कान आ जाती है और वो उस एंटिटी को उकसाते हुए चैलेंज करता है, क्या बस इतनी ही है तुम्हारी जबरदस्त ताकत? वो आवाज लौटती है जिसमें अब एक नई इज्जत थी और वो उसे दिल से बधाई देती है। वो कहती है कि जैसा उन्होंने सोचा था, वो वही इंसान है जिसे उन्होंने चुना था, जो इस सम्मान का सच्चा हकदार है। उसने उसका ब्लेसिंग हासिल कर लिया है और अब उसे आगे जो होने वाला है उसके लिए उसका नाम अपने जहन में बसा लेना चाहिए। फिर वो एंटिटी एक बड़ा वादा करती है और ऐलान करती है कि जब वो उन सब के समूह द्वारा पूरी तरह से पहचान लिया जाएगा तो उसे असली सुप्रीम ब्लेसिंग दिया जाएगा। कुरोसु तोकिया की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो सुप्रीम ब्लेसिंग की बात और उस एंटिटी के रहस्यमयी नाम से हैरान था, जो उसे अभी भी पता नहीं चला था। वो उस आवाज की पहचान पूछने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन इससे पहले कि वो एक शब्द भी बोल पाता, वो एंटिटी मुलायम सफेद चमकते हुए पंखों में बदलकर पूरी तरह से गायब हो जाती है। वापस अपने हॉस्पिटल के शांत कमरे में कुरोसु तोकिया झटके से जाग जाता है, हांफते हुए। उसका दिमाग अभी भी इसी सवाल में उलझा था कि आखिर उसे कौन सा असाधारण ब्लेसिंग मिला है। उसी पल उसकी आंखों के सामने एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम स्क्रीन आ जाती है और वो उसे घूरने लगता है। उसके चेहरे पर एक सीरियस लेकिन गहरी उत्सुकता वाला भाव था। स्क्रीन पर चमकते टेक्स्ट से एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। उसे ब्लेसिंग ऑफ द मेंटल गार्डियन मिला था और उसका पैटर्न कोई और नहीं बल्कि सिर्फ गैब्रियल था। ये सोचकर उसके होठों पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान फैल जाती है। ये नया ब्लेसिंग आगे आने वाली लड़ाइयों में बेशक बहुत कीमती साबित होगा, लेकिन इस खुशी के बावजूद उसके मन में एक गहरी इच्छा अभी भी थी। वो सुप्रीम ब्लेसिंग को पाने के लिए कहीं ज्यादा उत्सुक था, जिसका इशारा गैब्रियल ने अपने मुश्किल टेस्ट के दौरान दिया था। तभी उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। वो दिमागी परेशानी जो उसे इतने लंबे समय से सता रही थी, वो कोई बीमारी थी ही नहीं, बल्कि वो तो धरती के गॉड्स की ही बेबस आवाजें थीं। उसकी आंखों में एक पक्का इरादा चमकता है और वो डंजियन के खुलने के लिए सिस्टम के 23 घंटे के काउंटडाउन पर एक नजर डालता है। तभी उसका दोस्त केइता कमरे में घुसता है, एकदम शॉक में, और चिल्लाकर कहता है कि अब तो गाइड का एक वीडियो वर्जन भी घूम रहा है। कुरोसु तोकिया हंसता है और केइता के सिर पर हल्के से मजाक में एक चपत लगाता है और फुसफुसा कर उसे याद दिलाता है कि अपनी आवाज धीमी रखे, क्योंकि वो अभी भी एक हॉस्पिटल में है। केइता, जो अब भी एक्साइटमेंट से कांप रहा था, बताता है कि वो वीडियो देखकर कितना इमोशनल हो गया था और तारीफ करता है कि उसका प्रोडक्शन तो बस जबरदस्त था। उसकी माँ उन दोनों की गहरी दोस्ती को देखकर प्यार से मुस्कुराती है और कहती है कि ये दोनों नौजवान पक्के दोस्तों की तरह कितने अच्छे से रहते हैं। तो क्या मन ही मन सोचता है, वो उस ग्रुप के तेज एक्शन से काफी इंप्रेस था। वो देखता है कि गाइड का वीडियो पहले ही सभी नेटवर्क्स पर आग की तरह फैल रहा है। वो ये भी नोटिस करता है कि उन्होंने सरकार के साथ एक पावरफुल अलायंस बना लिया है और सक्सेसफुली एक नई ऑफिशियल मैनेजमेंट एजेंसी भी बना ली है। नए आए प्लेयर रैंकिंग्स को देखते हुए वो सोचता है कि ये एक जबरदस्त कैटलिस्ट का काम कर सकता है, जिससे अनगिनत दूसरे प्लेयर्स भी इस मिशन में शामिल होने के लिए इंस्पायर होंगे। अचानक नर्स अंदर आती है और शांत आवाज में उसे बताती है कि बाहर एक कार आ गई है, खासतौर पर उसे लेने के लिए। केइता बिजली की तेजी से खिड़की की ओर भागता है और उसकी आंखें फटी रह जाती हैं जब वो कंफर्म करता है कि वो पावरफुल ग्रुप सच में उसके पार्टनर को लेने आया है। उसकी आंखें जबरदस्त एक्साइटमेंट से चमक रही थीं। केइता चिल्ला उठता है और ऐलान करता है कि ये सच है, और बाहर के शानदार नजारे को देखकर हैरान रह जाता है। हॉस्पिटल के दरवाजों के ठीक बाहर एक शानदार लिमोजिन और कई बड़ी बड़ी काली कारें, जिनके साथ सख्त चेहरे वाले सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे, हमारे प्रोटैगनिस्ट का इंतजार कर रही थीं। ऑरोरा, जो उस मिस्टीरियस ग्रुप की मेंबर है, अपने एक सहयोगी से बात करती है और उसे तोकिया को ये बताने के लिए कहती है कि वो खुद उसे आराम से ले जाने के लिए आई है। केइता मैसेज पहुंचाने के बाद वापस कमरे में भागकर आता है और हांफते हुए बताता है कि उस पावरफुल ग्रुप के तीनों मेन लोग उसे हॉस्पिटल से लेने के लिए आए हैं। कुरोसु तोकिया अपने बिस्तर से उठता है। उसकी नजरों में एक शांत समझ थी। वो कहता है कि वो सिचुएशन समझ गया है और जल्द ही उनसे मिलने नीचे आ जाएगा। उसकी माँ, जिसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी, उससे विनती करती है कि वो खुद को किसी भी गैर कानूनी काम में शामिल न करे और अपने हाथ किसी भी क्राइम से गंदे न करे। वो उसे एक हल्की तसल्ली देने वाली मुस्कान देता है और उनसे चिंता न करने को कहता है, क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और न ही वो करेगा। फिर उसकी आंखों में एक शरारती चमक आती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वो तो असल में सिर्फ दुनिया को बचा रहा है। ये एक ऐसी बात थी जिसने उसकी माँ को पूरी तरह से हैरान कर दिया। फिर उसका चेहरा एकदम सीरियस और गहरा हो जाता है और वो ऐलान करता है कि बहुत जल्द हर किसी को सच्चाई पता चल जाएगी। इतना कहकर वो दिल से उन्हें अलविदा कहता है। काडोई, जो ग्रुप का लीडर था, उसे एक विशाल हवेली में ले जाता है और वहां के शानदार ऑर्गेनिक खाने और बेहद खूबसूरती से बनाए गए लैंडस्केप की ओर इशारा करता है। काडोई उसे आगे बताता है कि उनकी पूरी सिक्योरिटी और आराम के लिए गार्ड्स और नौकरानियां 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। केइता इस शान और शौकत को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाता है। वो बस मुंह खोले देखता रहता है और उसका दिमाग ये सोचकर चकरा रहा था कि इतने आलीशान घर की कीमत आखिर कितनी होगी। काडोई अपनी आवाज में हल्के से गर्व के साथ साफ करता है कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ उसकी है और इसीलिए ये किसी भी मार्केट में मिल ही नहीं सकती। केइता अपना आपा पूरी तरह खोते हुए लगभग चीख ही पड़ता है और पूछता है कि क्या इसका मतलब यह है कि यह हवेली सच में अपनी तरह की एक ही है, पूरी दुनिया में एक अनोखा और एक्सक्लूसिव खजाना। कुरोसु तोकिया केइता के इस रिएक्शन से बेअसर सा दिखता है और बस काडोई की ओर मुड़कर कहता है कि वो दूसरी प्रॉपर्टीज और बाकी तैयारियों के बारे में बताए जो उसने सोच रखी हैं। थोड़ी दूरी से ग्रुप के बाकी दो मेंबर्स, सुमो नाम का एक आदमी और ऑरोरा नाम की औरत, इस बातचीत को देख रहे थे और बड़ी बारीकी से अपने अपने आने वाले ऑफर्स तैयार कर रहे थे। सूट पहने हुए आदमी सुमो एक व्यंग्य के साथ कहता है कि ऐसा लगता है ये एक पोलाइट रिजेक्शन है, जबकि ऑरोरा अपनी आंखों में एक चमक के साथ पूरे कॉन्फिडेंस से ऐलान करती है कि आखिर में तोकिया को वही अपनी तरफ करेगी, एक कॉन्फिडेंट और लगभग घमंडी मुस्कान के साथ। काडोई कहता है कि जो खास घर उसने तोकिया के लिए चुना है वो एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी समझदार नौजवान कभी मना कर ही नहीं सकता। उनका गाइड उन्हें एक शानदार स्काईस्क्रैपर के पास ले जाता है जो बादलों को चीर रही थी। एक ऐसी जगह, वो बड़े शान से कहता है, सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए ही बनी है। सबसे ऊपर वाले फ्लोर से पूरा शहर नीचे एक चमकते हुए नक्शे की तरह फैला हुआ था। हीरो का दोस्त अपना चेहरा शीशे से चिपका लेता है और उसकी आवाज में हैरानी साफ दिखती है। वो यहाँ से तो पूरा शहर दिख रहा है। वो आदमी गर्व से अपना सीना फुलाता है। ऑफ कोर्स ये शहर का दिल है, एक मास्टरपीस जिसे एक वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है। फिर वो उन्हें एक जीत वाली स्माइल देता है और सबसे बड़ा पेंट हाउस स्वीट आपके नाम पर पहले से ही तैयार है। उसके दोस्त का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। रुको, मतलब इसके आगे और भी कुछ है। एकदम ड्रामेटिक अंदाज में वो आदमी चुटकी बजाता है, मानो जैसे जादू बुला रहा हो।
उसी पल खूबसूरत मेड्स का एक ग्रुप हवा में से प्रकट हो जाता है। वो सब एक साथ झुकती हैं और अपनी मीठी आवाज में खुद को हीरो का नया पर्सनल सर्वेंट बताती हैं। उसके दोस्त की आंखें तो जैसे दिल बन जाती हैं, इतनी सारी देवियां। वो हकलाते हुए कहता है, पूरी तरह से स्टारस्ट्रक। सारी मेड्स ग्रेसफुली हीरो को घेर लेती हैं। आप कितने हैंडसम हैं। एक कहती है, प्लीज हमें अपनी मर्जी से कमांड दीजिए। दूसरी बोलती है, दोनों राइवल्स जो उन्हें यहाँ लाए थे बस हक्के बक्के खड़े थे। उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, ये आइडिया हमें क्यों नहीं आया। गाइड के चेहरे पर एक स्मग सी मुस्कान फैल जाती है। वो सोचता है, इस धरती पर कोई भी मर्द ऐसे ऑफर को मना कर ही नहीं सकता। लेकिन हीरो की निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं, मेड्स की तरफ देखे बिना। उसने बस इतना कहा, मुझे अगला ऑप्शन दिखाओ। उस आदमी की मुस्कान उसके चेहरे पर ही जम जाती है। वो बस घूरता रहता है, बिल्कुल हैरान। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने क्या सुना। उसने मना कर दिया। साइड से ये सब देखते हुए उस औरत के होठों पर एक हल्की जानकार मुस्कान आ जाती है। तो मिस्टर क्रॉसू सच में बाकियों से अलग हैं, उसने सोचा। उस ब्लॉन्ड आदमी का शौक जल्दी ही एक नई उम्मीद में बदल गया। उसे एक मौका दिखा, उस नौजवान का दिल जीतने का एक चांस। तब वो औरत आगे आती है और नर्म आवाज में कहती है, जो जगह मैंने चुनी है वो लग्जेरियस तो नहीं है, उसने कहा, लेकिन क्या आप प्लीज मेरे साथ आएंगे। वो बताती है कि उसने उसकी फैमिली के पास्ट के बारे में थोड़ी रिसर्च की है और अब वो उसे एक बहुत ही स्पेशल जगह ले जा रही है। जब वो आखिरकार वहां पहुंचते हैं तो वो उसकी तरफ एक प्यारी और नर्म मुस्कान से देखती है। क्या ये जगह कुछ जानी पहचानी लग रही है। इससे पहले कि हीरो जवाब दे पाता, उसके दोस्त की आंखें पहचान से बड़ी हो जाती हैं। अरे, ये तो वो घर है जिसमें तुम बड़े हुए हो। बाकी के दोनों आदमी बस देखते रह जाते हैं। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उस पल वो समझ गए थे कि गेम खत्म हो चुका है, वो हार गए थे। इस घर के मालिक कई बार बदल चुके हैं, उस औरत ने धीरे से समझाया, इसलिए अंदर से ये अब पहले जैसा नहीं है। लेकिन वो आगे कहती है, मैंने सब कुछ रिस्टोर करने की पूरी कोशिश की ताकि ये बिल्कुल तुम्हारी यादों जैसा लगे और तुम यहाँ कंफर्टेबल फील कर सको। हीरो के चेहरे पर इमोशंस की एक लहर सी दौड़ जाती है। ये तो कमाल है, वो आसपास देखते हुए धीरे से कहता है, ये लगभग बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे याद है। वो उसकी तरफ मुड़ता है और उसके होठों पर एक रेयर असली मुस्कान आती है। थैंक यू। औरत का दिल खुशी से झूम उठता है। वो सच में खुश थी कि उसे उसका गिफ्ट पसंद आया। वो दोनों आदमी जिन्होंने कम्पीट करने की कोशिश की थी बस पूरी निराशा में देखते रह गए, इस बात से टूटे हुए कि उन्हें कितने परफेक्ट तरीके से हरा दिया गया था। वापस काम की बात पर आते हुए हीरो अपने दोस्त को बुलाता है, हे अगले डंजन की गाइड लेकर आओ। वो औरत हैरानी से देखती है जब वो अपनी पैंट्स के अंदर से कागजों का एक मोटा सा बंडल निकालने लगता है। ये आखिर है क्या चीज, उसने पूछा। उसका दोस्त गर्व से मुस्कुराता है, ओह ये तो गेम के सेकंड डंजन की कंप्लीट स्ट्रैटेजी गाइड है। इसने ये पूरी खुद लिखी है। वो बस घूरती रह जाती है। उसके चेहरे पर शॉक और डिसबिलीफ का मिक्स था। तुमने इतनी इंपॉर्टेंट चीज वहां रखी थी। एक पल बाद वो खुद को संभालती है, तो क्या तुम इसे भी पब्लिक के लिए रिलीज करने वाले हो। नहीं, वो अपना सिर हिलाते हुए जवाब देता है, हम ये गाइड सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स को देंगे जिनमें हमें सच में प्रॉमिस दिखता है। वो अपनी सोच समझाता है, इस दुनिया में स्ट्रॉन्गर बनने के लिए तुम्हें गेम को सच में समझना होगा। तुम सिर्फ अंधे लक के भरोसे आगे नहीं बढ़ सकते, जो लोग अब तक सिर्फ लकी रहे हैं। हीरो आगे कहता है, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। सच में एक्सीलेंट प्लेयर्स को ढूंढने के लिए हमें बस न्यूबीज की थोड़ी हेल्प करनी होगी ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अगर वो सच में ग्रेट हैं, वो अपनी बात पक्की आवाज में खत्म करता है, तो वो नेचुरली खुद ही टॉप पर पहुंच जाएंगे। उसका ग्रैंड प्लान समझते ही उस औरत की आंखों में चमक आ जाती है। समझ गई, और जब तुम इन सारे स्किल्ड प्लेयर्स को इकट्ठा कर लोगे तब क्या करने का प्लान है। अपनी आंखों में एक आग लिए हीरो दूर आसमान की तरफ देखता है। मैं उनसे इस दुनिया को बचाने के लिए मदद मांगूंगा। पूरा ग्रुप स्पीचलेस रह गया था। दुनिया को बचाना, ये एक बहुत ही बड़ा और एम्बिशियस सपना था। तभी हवा में एक चमकता हुआ काउंटडाउन टाइमर आ जाता है। टाइम होने वाला है, उसका दोस्त चिल्लाता है, शांति को तोड़ते हुए, हम जाने के लिए तैयार हैं। प्रोटागोनिस्ट मुड़ता है और अपनी मां को जोर से गले लगा लेता है। मैं जल्दी वापस आऊंगा मॉम, वो वादा करता है, मैं घर आऊंगा। उसका दोस्त सीना चौड़ा करके एक ड्रामेटिक पोज देता है, मैं जा रहा हूं एक ग्रैंड एडवेंचर पर, एक दूसरी दुनिया में। उसकी मां बस उन्हें देखती रहती है, इस अजीब सीन से पूरी तरह कंफ्यूज्ड। जैसे ही काउंटडाउन 0 होता है, एक रोबोटिक आवाज कमरे में गूंजती है, चुने गए प्लेयर्स को अब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। नीले रंग की रोशनी का एक बड़ा सा पिलर उन दोनों को घेर लेता है। वो आखिरी बार उसकी मां को गुड बाय वेव करते हैं और उनके शरीर धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। सुनो, टेलीपोर्ट होते वक्त हीरो अपने दोस्त से कहता है, इस बार हम अलग अलग काम करेंगे, तुम ये डंजन अकेले ही क्लियर कर पाओगे। उसका दोस्त एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ जवाब देता है, मेरी चिंता मत करो, मैं रैंकिंग्स पर नजर रखूंगा, इस बार मैं पक्का उस लिस्ट में अपना नाम लाकर रहूंगा। प्रोटैगोनिस्ट के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस स्mirk आ जाता है जब वो नए डंजन के एंट्रेंस को फेस करता है, अगले चैलेंज के लिए एकदम तैयार। वो उस जगह को तुरंत पहचान जाता है, यह बिल्कुल उसकी पिछली जिंदगी जैसा था। सेकंड डंजन था, डी क्लास फ्रॉस्टी मैंशन। सिस्टम की आवाज गूंजती है, सीन क्रिएशन कंप्लीट, प्लेयर सोल सक्सेसफुली लोड हो चुके हैं, जैसा मैंने सोचा था। हीरो मन ही मन सोचता है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस इस बार भी सबको गुमराह करने के लिए है। वो अपने एक्सपीरियंस से जानता था कि इस डंजन को क्लियर करने के लिए आप अकेले नहीं जा सकते, आपको एक पार्टनर की जरूरत थी, कोई जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकें। असली स्ट्रैटेजी ये थी कि दोनों बॉसेस को उनके अलग अलग फ्लोर से ल्योर करके मैंशन के एकदम बीच में मिलवाया जाए। लेकिन भरोसे के ख्याल से ही उसकी पिछली जिंदगी की एक दर्दनाक याद ताजा हो जाती है। वो पल जब उसे एक एलाय ने धोखा दिया था जिसे वो दोस्त मानता था। उसका एक्सप्रेशन डिटर्मिनेशन से सख्त हो जाता है। वो एक चमकता हुआ गोल्डन कार्ड निकालता है, उसे एक इंसान को बुलाने के लिए जिस पर वो सच में भरोसा करता था। जैसे ही स्पेशल टीम समनिंग कार्ड एक्टिवेट होता है, एक बहुत तेज गोल्डन रोशनी पूरे एरिया में फैल जाती है। रोशनी के पार्टिकल्स घूमते और इकट्ठे होते हैं और एक सफेद बालों वाली लड़की की फिगर बनती है जो ऊपर देखती है और उसकी नजर प्रोटोगोनिस्ट से मिलती है। वो दोनों एक दूसरे को हैरान होकर चुपचाप देखते रहते हैं। उस लड़की की आंखें शॉक और डिसबिलीफ से फैली हुई थीं। उसे वहां खड़ा देखकर आखिरकार वो धीरे से फुसफुसाती है। उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम यहाँ क्यों हो, हम कहाँ हैं। वो मैं ही था। उसने बताना शुरू किया, मैं ही तुम्हें इस डंजन में लाया हूँ। मुझे पता था कि तुम उस आइलैंड पर फंसी हुई थी। वो ये सोचे बिना नहीं रह सका कि कैसे यूरिका को जबरदस्ती इस गेम में लाया गया था और इसकी वजह से उसने कितनी तकलीफें झेली थीं। उस आइलैंड पर जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करती हुई यूरिका की तस्वीर उसके दिमाग में छप गई थी, एक ऐसी याद जो कभी न मिटने वाले जख्मों से भरी थी। इसीलिए उसे ये करना पड़ा। मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए बुलाया है, उसने एक पक्की आवाज में कहा। मैं तुम्हें फिर कभी चोट नहीं लगने दूंगा। वो उसे घूरती रही, एकदम हैरान। वो आइलैंड, लेकिन तुम्हें उसके बारे में भला कैसे पता। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं बताया। और उसी पल
उसकी आंखों के सामने एक जानी पहचानी नीली विंडो चमक उठी और वो उसे बढ़ती हुई हैरानी से देखने लगी। स्क्रीन पर रोशनी से शब्द उभर आए जो उसे फ्रॉस्टी मैंशन में वेलकम कर रहे थे, एक ऐसी जगह जिसे डी क्लास डंजन बताया गया था। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वो स्क्रीन को उन वीडियो से जोड़ रही थी जो उसने ऑनलाइन देखे थे। वो उस अजीब और खतरनाक गेम का नाम याद करने की कोशिश करने लगी। इसका नाम प्रिजन डे है। उसने उसके अनकहे सवाल का जवाब दिया। यूरिका की आंखें पहचान में बड़ी हो गईं। यही है वो फुसफुसाई। उसने यूरिका को सीरियसली देखते हुए समझाया, मुझे एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जिस पर मैं अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा कर सकूं। इसीलिए मैंने तुम्हें चुना और सिर्फ तुम्हें ही चुना। जैसे ही उनके सामने वाला बड़ा दरवाजा कांपने लगा, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरी पार्टनर बन जाओ, उसने कहा। चलो इसका सामना एक साथ करते हैं। उसकी बातें यूरिका की यादों में गूंजने लगी। उसे वो पुराना वक्त याद आ गया जब उसने ऐसा ही एक सवाल पूछा था। उसने लड़के की तरफ एक नर्म और प्यार भरी नजर से देखा। उसे याद आया कि तब वो कितना अकेला और उदास महसूस करती थी जब तक कि वो सामने नहीं आया। अपना हाथ आगे बढ़ाया और बस साथ खेलने के लिए पूछ लिया। अब उसने वही आसान सा न्योता फिर से दोहराया। उसकी आवाज़ बहुत नर्म थी। तो क्या तुम मेरे साथ फिर से खेलोगी, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह? उसकी आंखें इमोशन से भर आईं जब उसे वो सारे अच्छे पल याद आए जो उन्होंने साथ बिताए थे। इस अकेली दुनिया में वो रोशनी के कुछ पल। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ मजबूत और पक्की थी। बस उस एक टच से ही उसने अपना जवाब दे दिया था। उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान खिल उठी। मुझे तुम्हारी पार्टनर बनना अच्छा लगेगा, उसने कहा। उसकी आवाज़ में वो खुशी थी जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। जैसे ही दरवाजे ने चरमराते हुए खुलने का इशारा दिया, वो यूरिका की तरफ मुड़ा। मैंने जो कुछ भी बताया था सब याद कर लिया, उसने पूछा। अब उसका टोन एकदम काम वाला हो गया था। उसने पूरे कॉन्फिडेंस से सिर हिलाया। ये एक एक्सप्लोरेशन गेम है, उसने रटे रटाए अंदाज में कहा, और मुझे लापरवाही से किसी भी चीज़ को नहीं छूना है। उसे उसकी सबसे जरूरी वार्निंग भी याद थी। ये जगह कोई मेंशन नहीं, बल्कि मॉन्स्टर्स से भरी एक बहुत बड़ी घुमावदार भूल भुलैया है। और इसे क्लियर करने के लिए उसने बात पूरी की। हमें टॉप फ्लोर के बॉस को बेसमेंट के बॉस से मिलाना होगा, ठीक यहाँ बीच में। एकदम सही, उसने कंफर्म किया। उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। मैं अब इसे खोल रहा हूँ। सफेद बालों वाली लड़की ने भी पूरे संकल्प के साथ सिर हिलाया। ठीक है, मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। काउंटडाउन 0 हुआ। उसने भारी दरवाजों को धक्का दिया और दोनों ने एक साथ फ्रॉस्टी मैंशन की जमा देने वाली ठंड में कदम रखा। हॉलवे पूरी तरह बर्फ की दुनिया बन चुका था। फर्श चिकना और जमा हुआ था और छत से हजारों खंजर की तरह नुकीली बर्फ लटक रही थी। बहुत ठंड है, लड़की कांपते हुए बोली। लड़के ने उसे तसल्ली भरी मुस्कान दी। चिंता मत करो, एक कार्ड है जिससे सब ठीक हो जाएगा। तभी एक काली परछाई तेजी से एक दरवाजे के पास से गुजरी। वो फौरन ही सतर्क हो गया, उस एनकाउंटर के लिए तैयार होते हुए जिसके बारे में वो जानता था कि वो होकर रहेगा। उसने मन में सोचा, जैसा कि उसने अंदाजा लगाया था, वो आदमी जिसने उसे उसकी पिछली जिंदगी में धोखा दिया था वो भी इसी डंजन में मौजूद है। हाथ में चाकू लिए एक आदमी रोशनी में आया। वो ठंड के बारे में बड़बड़ा रहा था और घबराकर सोच रहा था कि मॉन्स्टर्स आखिर हैं कहाँ। फिर उसकी नजर उन दोनों पर पड़ी और उसका चेहरा हैरानी से खिल उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ दूसरे लोग भी मिलेंगे। एक दोस्ताना मुस्कान के साथ वो उनकी तरफ बढ़ा। हे, उसने आवाज दी, क्या तुम दोनों भी प्लेयर्स हो? अपना हीरो उसकी इस नौटंकी को अच्छी तरह से जानता था। वो एक टीम बनाने के लिए पूछेगा और खुद को एक भरोसेमंद और ईमानदार इंसान दिखाने का नाटक करेगा, लेकिन उस दोस्ताना नकाब के पीछे एक बेशर्म डरपोक छिपा था। एक ऐसा आदमी जो खुद को बचाने के लिए अपने ही टीममेट्स को धोखा देने में एक सेकंड भी नहीं हिचकिचाता। उसे साफ साफ याद था कि कैसे ये आदमी हर लड़ाई के दौरान उसकी पीठ के पीछे छिप जाता था, इतना कमजोर और डरा हुआ कि खुद के लिए लड़ भी नहीं सकता था। हीरो के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो तैयार था, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि आगे क्या होने वाला है। उसे वो पल याद आया जब उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बॉस को हराया था और तभी उसकी पीठ में एक तेज धार वाला चाकू घोंप दिया गया था। उस गद्दार ने बिना सोचे समझे उसे धोखा दिया था, वो भी सिर्फ एक सिंगल स्किल कार्ड चुराने के लिए। टोकिया उस पल के बारे में सोचने लगा। अगर उस वक्त एक और इंसान वहां नहीं होता तो उसकी जिंदगी उसी ठंडे फर्श पर खत्म हो गई होती। वापस प्रेजेंट में वो गद्दार अपना प्रस्ताव रख रहा था। हमें टीम बना लेनी चाहिए, उसने सुझाव दिया। एक साथ मॉन्स्टर से निपटना आसान होगा, लेकिन उसका असली प्लान तो हीरो को रास्ते से हटाना था ताकि वो उस खूबसूरत लड़की को अपने लिए रख सके। उस आदमी की लालची नजरें हीरो की तलवार पर भी पड़ी और उसने मन ही मन ठान लिया कि वो इसे भी छीन लेगा। एक नकली गर्मजोशी वाली मुस्कान के साथ उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस तरह के गेम में उसने बड़ी नरमी से कहा, हम सबको जिंदा रहने के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा। लेकिन हमारे हीरो ने बस उसे घूर कर जवाब दिया, तुमने मुझे पहले छुरा घोंपा था, अब मैं बस वो एहसान वापस कर रहा हूँ। इससे पहले कि वो गद्दार कुछ समझ पाता, एक तलवार उसके सीने में घुस चुकी थी। दर्द महसूस होते ही उसकी आंखें शौक से फटी रह गईं। उस जमे हुए हॉल जितनी ठंडी नजरों से हीरो उसके करीब झुका। अब तुम्हें भी ठीक वैसा ही महसूस होगा जैसा मुझे हुआ था। फिर वो अपनी पार्टनर की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे के भाव एकदम शांत और स्थिर थे। क्या तुम्हारा कोई सवाल है, उसने पूछा। लड़की ने बस नाम में सिर हिला दिया। उसका भरोसा हीरो पर अटूट था। नहीं, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास कोई अच्छी वजह जरूर होगी। ठीक है, उसने लाश से मुंह फेरते हुए कहा। चलो कुछ स्किल कार्ड्स ढूंढते हैं। लड़की फौरन मान गई, आगे बढ़ने के लिए तैयार। और इस तरह उस गद्दार की लाश को बर्फ में ही छोड़कर वे दोनों फ्रॉस्टी मैंशन में और अंदर अपने सफर पर निकल पड़े। वहीं कहीं दूसरी जगह चश्मा पहने एक आदमी एक स्क्रीन देख रहा था। तो उसने सोचा, कुरोसु टोकिया यानी नंबर 1 प्लेयर के बारे में जानकारी सही थी। वो जिसे ऑब्जर्वर शुजी मोरित्सुकी के नाम से जाना जाता था। सोच रहा था कि क्या ये लड़का जो मुफ्त में गेम गाइड्स देता है सच में उसके ध्यान के लायक है भी या नहीं। प्लेयर रैंकिंग्स को घूरते हुए चश्मे वाले आदमी ने एक आह भरी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हीरो आखिर प्लान क्या कर रहा है। उधर मैंशन के अंदर दोनों हीरो एकदम जम गए। उन्हें एक अजीब और खतरनाक मौजूदगी का एहसास हुआ। कोई मॉन्स्टर बहुत करीब था। परछाइयों में से हैंग्ड मैन नाम का एक भयानक क्रीचर सामने आया। ध्यान से, यूरिका चिल्लाई, वो हमारी तरफ आ रहा है। अपनी चमकती आंख और रेजर जैसे तेज पंजों के साथ वो मॉन्स्टर उन्हें चीर फाड़ देने के इरादे से आगे बढ़ा। जैसे ही उस क्रीचर ने झपट्टा मारा, लड़की ने अपने पार्टनर का नाम चीखते हुए उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन उस मॉन्स्टर के पास बचने का कोई चांस ही नहीं था। एक जोरदार पंच सीधा उसके मुंह पर पड़ा, जिससे वो उड़कर हॉल में दूर जा गिरा। हीरो ने उस क्रीचर की तरफ एक बोरियत भरे एक्सप्रेशन से देखा। तुम बहुत शोर करते हो, उसने बस इतना कहा। बहुत इरिटेटिंग है। फिर उसने अपना हाथ उठाया और एनर्जी की एक जबरदस्त बीम निकली जो सीधा मॉन्स्टर के बीचों बीच जाकर लगी। वो ब्लास्ट उस क्रीचर को चीरता हुआ सीधा पीछे की दीवार से जा टकराया, जिससे बर्फ और रोशनी का एक जबरदस्त धमाका हुआ। मॉन्स्टर चमकते हुए पार्टिकल्स में बदल गया और अपने पीछे हवा में तैरता हुआ एक इनाम छोड़ गया, एक विगर कार्ड।
यूरिका ये देखकर पूरी तरह शॉक में थी कि ये सब कितनी आसानी से हो गया। क्या तुम? वो हकलाते हुए बोली। हमेशा से डंजियंस में ऐसे ही लड़ते आए हो? अरे ये तो कुछ भी नहीं था, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ये वाला तो कुछ ज्यादा ही कमजोर था, इसे मॉन्स्टर कहना भी बेकार है। ये सोचते ही उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठीं। तुम्हारा मतलब है इससे भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स हैं? उसने पूछा और एक अजीब सा रोमांच महसूस किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ही किसी हॉरर मूवी की स्टार हो। उसने चमकता हुआ कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो, वो बोला, इसे पकड़ो और कॉन्सेंट्रेट करो, ये स्किल तुम्हारी हो जाएगी। उसने वो गोल्डन कार्ड ले लिया जिसकी सतह उसके हाथ में एकदम चिकनी थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक नॉर्मल अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर ऐसा मॉन्स्टर छिपा हो सकता है। अपनी आंखें बंद करके उसने अपना सारा ध्यान उस कार्ड पर लगाया और पूरे दिल से उम्मीद करने लगी कि वो उसकी छिपी हुई पावर को बाहर निकाल सके। अचानक एक गर्म सुनहरी रोशनी उसके ऊपर छा गई। उसने झटके से अपनी आंखें खोली। ये काम कर गया, उसने सच में ये कर दिखाया था। हवा में उसके सामने एक चमकता हुआ पैनल दिखाई दिया जिस पर एक नई लाइन लिखी थी, स्टैमिना लेवल 1, तुम बहुत जल्दी सीखती हो। उसने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, चलो अब फ्रॉस्टी मैंशन के अगले फ्लोर पर चलते हैं। जैसे ही वो चलने लगे उसने नोटिस किया कि हवा में जो चुभने वाली ठंड थी वो अब उतनी बुरी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। ये सोचकर कि उसकी नई स्किल पहले से ही काम कर रही है, उसने उसकी तरफ देखा और उसकी उत्सुकता बढ़ने लगी। तुम्हें इस जगह के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? क्या तुम इस गेम के बहुत बड़े फैन हो या कुछ और? वो चलते चलते रुक गया और उसकी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। ये अचानक हुई खामोशी बहुत अजीब थी और वो कंफ्यूज हो गई। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी और वो बस उसे घूरता रहा। उसके सवाल का एक भी शब्द में जवाब दिए बिना उस भारी खामोशी से यूरिका नर्वस हो गई। क्या मैंने कुछ अजीब कह दिया? उसने धीरे से पूछा। ये गेम दिलचस्प होने के लिए नहीं बना है, आखिर में वो अपनी ठंडी आवाज में बोला। हमें याद रखना होगा कि हम असल में यहाँ क्यों हैं। उसकी नजरें बर्फ के टुकड़ों की तरह तेज और पक्की थीं। हमारा मकसद, उसने राज खोला, इस गेम को खत्म करना है। वो चुप हो गई, उसकी बातों को समझने की कोशिश करने लगी। एक पल बाद उसने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। मुझे समझ नहीं आ रहा, वो बोली, पर मुझे तुम पर भरोसा है। बिना किसी वार्निंग के एक बहुत बड़ा भयानक हाथ पास की बर्फीली दीवार को तोड़कर बाहर निकला और उसके पंजे उनकी तरफ बढ़े। उस जीव ने एक खौफनाक दहाड़ लगाई और उस छेद से बाहर निकलकर सीधा उसकी पार्टनर पर झपटा। लेकिन पलक झपकते ही वो आगे बढ़ा और उस मॉन्स्टर के खतरनाक हमले से उसे बचाने के लिए एक शील्ड की तरह उसके सामने आ गया। ऐसा लगा ही नहीं कि उसे कोई मेहनत करनी पड़ रही है। एक हाथ से उसने उस जीव का चेहरा पकड़ लिया और उसके हमले को पूरी तरह से वहीं रोक दिया। बस एक जोरदार पकड़ से उसने उस मॉन्स्टर का सिर कुचल दिया जो उनकी आंखों के सामने हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। अफसोस की बात है कि इसके पास तुम्हारे लिए कोई कार्ड नहीं था, उसने शांति से कहा। इस डंजियन का असली चैलेंज यही है, लेकिन चिंता मत करो, उसने आगे कहा। हर फ्लोर का बॉस गारंटी के साथ एक कार्ड ड्रॉप करता है, चलो उसे ढूंढते हैं। उसी वक्त उस बर्फीले लाबिरिंथ के दूसरे हिस्सों में बाकी प्लेयर्स गोल गोल भटक रहे थे जो पूरी तरह से खो चुके थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। यूरिका को अचानक एहसास हुआ कि वो लोग बिल्कुल भी नहीं भटके थे। उसे ठीक ठीक पता था कि वो कहाँ जा रहा है। वो सच में कमाल का था। शुरुआत में ये मैंशन ज्यादा मुश्किल नहीं है, उसने चलते चलते समझाया। यहाँ टेम्परेचर हर 5 मिनट में सिर्फ 1 डिग्री गिरता है, लेकिन हम जितनी देर यहाँ रुकेंगे उतनी ज्यादा ठंड बढ़ती जाएगी और सबके लिए जिंदा रहना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। और तो और, उसने अपनी बात जारी रखी, अगर हमें फ्लोर का बॉस नहीं मिला तो अगले लेवल का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा और आखिर में जो भी प्लेयर यहाँ फंस जाएगा वो बस ठंड से जमकर मर जाएगा। सबके जम जाने की बात सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन लड़के का चेहरा अभी भी शांत और पूरी तरह से फोकस्ड था। उसे पता था कि टेम्परेचर जल्द ही और तेजी से गिरने लगेगा, लेकिन उसे ये भी ठीक ठीक याद था कि बॉस कहाँ छिपा हुआ है। और इसी के साथ वो दोनों आगे बढ़ गए, बॉस को ढूंढकर उसे जल्द से जल्द खत्म करने के इरादे से। कुछ दूरी से चश्मे वाला एक आदमी उन्हें देख रहा था और हमारे हीरो के असली इरादों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके पास जरूर कोई स्पेशल एबिलिटी होगी। उस आदमी को उम्मीद थी कि नंबर 1 रैंक वाला प्लेयर कोई डिसअपॉइंटमेंट ना निकले। उस जमे हुए लैबिरिंथ के अंदर वो दोनों उस बर्फीले मैंशन के घुमावदार और खतरनाक हॉल से अपना सफर जारी रखते हैं। हमारा प्रोटोगोनिस्ट महसूस कर सकता था कि फर्स्ट फ्लोर का बॉस आसपास ही है। उसे बस ये पता लगाना था कि उसे लड़ाई के लिए बाहर कैसे निकाला जाए। अचानक लाल बालों वाला एक लड़का एक कोने से बाहर निकला और उसका नाम पुकारकर उन दोनों को हैरान कर दिया। ओ ए, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, उस लाल बालों वाले ने घमंड से कहा। जवाब देगा या नहीं, उसकी पार्टनर ने झुककर फुसफुसाया। तुम इस लड़के को जानते हो? टोकिया ने बस नामे सिर हिला दिया। नहीं, इग्नोर किए जाने पर लाल बालों वाले को गुस्सा आ गया। मुझे अंडरएस्टिमेट मत करना, वो चिल्लाया। मैं रैंकिंग्स में हूँ। दूर खड़ा सूट वाला आदमी बड़े इंटरेस्ट से ये सीन देख रहा था। वो सोच रहा था कि इस नए प्लेयर का रैंक आखिर क्या हो सकता है। मुझे टॉप 10 प्लेयर्स के नाम याद हैं, प्रोटोगोनिस्ट ने सपाट आवाज में कहा, और तुम उनमें से नहीं हो। तुम्हारा रैंक क्या है? उस लड़के ने गर्व से अपनी छाती फुलाई। मेरा नाम है जांग शुओ। मेरा रैंक 783 है, लेकिन मैं नंबर 1 बनूंगा। हीरो और उसकी पार्टनर बस उसे घूरते रहे। उसका रैंक सुनकर उनके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था। सूट वाले आदमी ने चिढ़कर एक लंबी सांस छोड़ी। उसने अपना टाइम एक एरे गहरे पर चिंता करके बर्बाद कर दिया था। क्या चाहिए? 783, टोकिया ने बोरियत भरी आवाज में पूछा। लाल बालों वाले ने उस पर उंगली उठाई और चिल्लाया, मैं यहाँ तुझे हराने आया हूँ। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि तुम्हारा नंबर 1 रैंक बस एक तुक्का था। लेकिन इससे पहले कि वो कोई मूव करता, हीरो ने आलस में एक कैजुअल पंच मारा जो सीधा उसके मुंह पर जाकर लगा। उस एक ही मुक्के के जोर से लाल बालों वाला और उसके पीछे खड़े दोस्त लड़खड़ाकर पीछे सख्त बर्फीली जमीन पर जा गिरे। निकल यहाँ से, प्रोटोगोनिस्ट ने एकदम बोर होते हुए कहा। मैं बिजी हूँ। लाल बालों वाला हड़बड़ाकर वापस अपने पैरों पर खड़ा हुआ और एक चाकू निकाल लिया। मैंने तुझे जाने की परमिशन नहीं दी, वो गुर्राया। उसके दोस्त उसे चीयर करने लगे। मेरा टारगेट वो है, उस लड़के ने अपने ग्रुप से कहा। तुम लोग लड़की के साथ मजे करो। उसके चेहरे पर पहले से ही एक ताजा चोट का निशान बन रहा था और वो चिल्लाया, मैं तुझे उस एक पंच का बदला 100 गुना करके चुकाऊंगा। टोकिया ने एक गहरी सांस ली। ये लोग असल में बुरे नहीं थे, बस कुछ बेवकूफ थे। लगता है उसे इन्हें एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक जोरदार किक से उसने पास के मेटल के दरवाजे को तोड़ दिया, फिर अंदर हाथ डालकर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक भारी स्टील का पाइप उठा लिया। उसने उस जुगाड़ू हथियार को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और इन पंगेबाजों से लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। इस मामूली पाइप से उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम सब में से एक एक को सजा दूंगा। ये तो परफेक्ट है, उसने सोचा। उसे फ्लोर बॉस को बाहर बुलाने का एक तरीका चाहिए था और ये शोर मचाने वाला ग्रुप बिल्कुल सही जा रहा था। ये अपनी नई स्किल को टेस्ट करने का भी एक अच्छा मौका था।
अपनी एनर्जी फोकस करके उसने टूल रेजोनेंस एक्टिवेट किया। तभी एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुई जिसमें उस मेटल पाइप को बेकार कबाड़ बताया गया था, लेकिन उसमें यह भी लिखा था कि वो इसे जितना ज्यादा इस्तेमाल करेगा इसका रेजोनेंस उतना ही मजबूत होता जाएगा। उसे आइटम्स को इवैल्यूएट करने की एबिलिटी काफी कमाल की लगी और उसने मन में सोच लिया कि वो इस स्किल को और ज्यादा इस्तेमाल करेगा। लाल बालों वाला लीडर उसे घूरते हुए बोला, तुझे क्या लगता है इस कचरे के टुकड़े से तू हम सबका सामना करेगा? अपनी तलवार इस्तेमाल न करने पर तू पछताएगा। पर हमारा हीरो एकदम शांत खड़ा रहा और उन बड़बोलों को नफरत भरी नजरों से देखने लगा। इस बेइज्जती से तिल मिलाकर वो लीडर अपने दोस्तों पर चिल्लाया, तुम लोग इंतजार किस बात का कर रहे हो, पकड़ो इसे। लेकिन उसके दोस्त तो डरे हुए थे। उन्होंने घबराते हुए अपने लीडर को ही आगे धकेल दिया और बुदबुदाए, पहले तुम जाओ। उनकी इस कायरता से चिढ़कर वो लाल बालों वाला लड़का घूमा और चिल्लाया, बस वहां खड़े मत रहो निकम्मो, अटैक करो। उसका एक साथी हकलाते हुए बोला, लेकिन वो दुनिया का नंबर 1 रैंक है, हमारा कोई चांस नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसका रैंक क्या है। लीडर गुस्से में दहाड़ा। उसके ईगो को ठेस पहुंची थी। जब तक मैं उसे हरा नहीं देता मुझे शांति नहीं मिलेगी। अपना चाकू कसकर पकड़ते हुए वो अकेले ही आगे बढ़ा। रैंक 1 कुछ नहीं होता, वो चिल्लाया, तू कुछ भी नहीं है। हमारा हीरो उसके इस बेवकूफी भरे चार्ज को बोरियत से देख रहा था। सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा उसने प्लान किया था। इसकी चीखें जितनी तेज होंगी असली टारगेट को बाहर बुलाने का चांस उतना ही बढ़ जाएगा। एक ही झटके में बड़े आराम से उसने मेटल पाइप घुमाया जो एक जोरदार धड़की आवाज के साथ जाकर लगा। तुम्हें अपना सिर सिर्फ चिल्लाने के अलावा भी इस्तेमाल करना चाहिए, उसने शांति से कहा। उस लड़के का चेहरा दर्द से बिगड़ गया और उसकी आंखें शौक में फटी की फटी रह गईं। उस एक ही वार में इतना जोर था कि उसकी बोलती बंद हो गई। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और उसके गले से दर्द भरी चीख निकल पड़ी। बाकी सब तो बस देखते रह गए। जो हुआ उस पर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। अब निकली ना बढ़िया चीख, हीरो ने गुफा में चारों ओर देखते हुए कहा। इतनी जोर की तो होगी कि बॉस ने भी सुन लिया होगा, शर्त लगा लो। और जैसे उसके कहने की ही देर थी, अंधेरे में से एक मोटा हरा टेंटिकल खौफनाक स्पीड से निकला और सीधे उस गिरे हुए लड़के की तरफ बढ़ा। पलक झपकते ही वो टेंटिकल उस लाल बालों वाले लड़के के शरीर से लिपट गया, उसकी सांसों को रोकते हुए, और अब उसकी दर्द भरी चीखें डर के मारे हांफने में बदल गईं। वो क्रीचर की जबरदस्त ताकत के आगे बिल्कुल बेबस था और अंधेरे में घसीटता चला गया। उसके दोस्त आखिरकार अपने शौक से बाहर निकले। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। कोई कुछ करो, उसे बचाओ, वो घबराहट में चिल्लाए। यूरिका अपने साथी की तरफ मुड़ी, उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। वो क्या चीज थी? वो, उसने अंधेरे में घूरते हुए कहा, फ्लोर बॉस है। अगर हम उसे हरा देते हैं तो हम अगले लेवल पर जा सकते हैं। वो शांति से उस शोर शराबे की ओर चलने लगा। चलो, उसने पीछे मुड़कर कहा। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी शांत चाल असल में धोखा देने वाली तेज थी। लड़की को उसके साथ चलने में मुश्किल हो रही थी और वो सोचने लगी कि क्या यही एक हाई लेवल प्लेयर की असली पावर है। एक पल के लिए उसने खुद को एक सुपर हीरो की तरह इमेजिन किया और इतनी कमाल की पावर्स होने के ख्याल से ही उसके अंदर एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। थोड़ी दूर से चश्मे वाला एक आदमी उसे हैरानी से देख रहा था। क्या वो सच में इतनी दूर सिर्फ बॉस का शिकार करने आया है? वो खुद से बुदबुदाया। उस आदमी ने, जो एक साफ सुथरे सूट में था, वहीं के वहीं एक पक्का फैसला कर लिया। उसे किसी भी तरह से उस हीरो की टीम में शामिल होना ही था। उधर लाल बालों वाले लड़के के दोस्त उस अनदेखे मॉन्स्टर पर चिल्ला रहे थे, उसे छोड़ दो, तुम उसे कुचल रहे हो। उनकी बेबस आवाजें अंधेरे में गूंज रही थीं, क्योंकि वो उस क्रीचर से अपने लीडर को उसकी जानलेवा पकड़ से छोड़ने की भीख मांग रहे थे, बहादुर बनने की कोशिश करते हुए। उनमें से एक ने कांपती हुई उंगली से अंधेरे की ओर इशारा किया, उसे अभी के अभी छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। एड्रेनालाइन के जोश में वो फिर आगे बढ़ा, इस उम्मीद में कि वो किसी तरह अपने दोस्त को बचा लेगा। लेकिन मॉन्स्टर ने बस एक ही झटके में हमला किया और अपने एक बेरहम वार से पूरे ग्रुप को पीछे हवा में उड़ा दिया। उन छोटे मोटे गुंडों के रास्ते से हटने के बाद फ्लोर बॉस आखिरकार सामने आया, एक विशाल म्यूटेटेड मांसाहारी पौधा जिसका स्टेटस खतरनाक तरीके से रैंक ई जोड़ चमक रहा था। पौधे का विशाल मुंह पूरा खुल गया और उसने मदद के लिए चिल्लाते हुए लाल बालों वाले लड़के को अंदर खींच लिया। फंसा हुआ और बुरी तरह डरा हुआ उस लड़के ने देखा कि एक परछाई शांति से मॉन्स्टर की ओर चल रही है। ये वही शख्स था जिस पर उसने अभी अभी अटैक करने की कोशिश की थी। हमारा हीरो अब उस दैत्याकार पौधे के सामने खड़ा था। उसकी तलवार आखिरकार बाहर निकल चुकी थी और धीमी रोशनी में चमक रही थी। वो असली फाइट के लिए तैयार था। लाल बालों वाले लड़के पर नाउमीदी छा गई। उसने जो कुछ भी कहा और किया, उसके बाद भला ये आदमी उसे अब क्यों बचाएगा? बिना एक पल भी हिचकिचाए हीरो आगे बढ़ा और उसकी ब्लेड पौधे के मोटे छटपटाते टेंटेकल्स को सफाई से काटती चली गई। इसके बाद उसने एक जोरदार वार किया जिससे नीली एनर्जी की एक चमकदार लहर निकली जो हवा को चीरती हुई मॉन्स्टर की तरफ बढ़ी। उस एनर्जी वेव ने जैसे ही क्रीचर को बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया, उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। अचानक आजाद होकर लाल बालों वाला लड़का जमीन पर गिर पड़ा और यकीन न करते हुए घूरने लगा। उसे अभी अभी उसी आदमी ने बचाया था जिसे वो अपना राइवल कहता था। लेकिन जैसे ही उसका शौक कम हुआ, उसे एहसास हुआ कि हारने से ज्यादा बेइज्जती वाली बात तो ये थी कि उसे इतनी आसानी से बचा लिया गया। हीरो ने नीचे उसकी तरफ देखा। उठो, अगर तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो तो टॉप 10 में अपनी जगह बनाओ, तब मैं अपनी तलवार का इस्तेमाल करूंगा। चैलेंज साफ था, इतने स्ट्रांग बनो कि उसकी बराबरी कर सको और तभी उन दोनों के बीच एक असली मुकाबला होगा। लाल बालों वाला लड़का कुछ देर जमीन पर ही बैठा रहा, हीरो की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में एक नई आग जल उठी। उसने ऊपर देखा और उसकी आवाज में एक पक्का इरादा था, मैं वहां तक पहुंचूंगा। और शुक्रिया, बॉस के खत्म होते ही एक नया रास्ता खुल गया जो एक अजीब रोशनी से चमक रहा था और 2 अलग अलग रास्तों में बट रहा था। एक रास्ता ऊपर की ओर म्यूटेंट मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई की तरफ जाता था, दूसरा नीचे की ओर खौफनाक भूतों की दुनिया में। तभी हांफती हुई उसकी पार्टनर भी वहां पहुंच गई। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया जो उन्हें वार्निंग दे रहा था कि फैसला करने के लिए उनके पास बहुत कम टाइम है। उस लड़की ने एक खतरनाक रास्ते से दूसरे की तरफ देखा। म्यूटेंट्स या भूत? उसने डरी हुई आवाज में पूछा। हम कौन सा घटिया ऑप्शन चुने? लाल बालों वाला लड़का, जो अब अपने पैरों पर खड़ा था, उसने लड़की की तरफ देखा। उसने नोटिस किया कि भले ही उसकी बातों में चिंता थी, लेकिन उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थीं। मॉन्स्टर्स और भूत? उसने अपनी मुस्कान छिपा ना पाते हुए कहा। दोनों ही बहुत मजेदार लग रहे हैं। ये सोचते हुए उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। सोच रही हूँ, उसने जोर से कहा। कहीं वो मुझे इतना एक्साइटेड देखकर अजीब तो नहीं समझ रहा होगा? हीरो एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ मुड़ा। मैं क्या सोचता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कौन सा रास्ता चुनना चाहती हो? सीधे सवाल का सामना करते ही वो लड़की अचानक घबरा गई। मुझे नहीं पता, मैं नहीं चुन सकती।
उसी पल एक नई आवाज ने उन्हें टोका, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। चश्मे वाला आदमी परछाई से बाहर निकला, क्या मैं आपकी पार्टी ज्वाइन कर सकता हूँ? मेरा नाम शिगेमोरी इत्सुकी है, उसने अदब से झुकते हुए कहा। रैंक 34, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपके इस सफर में बहुत काम आ सकता हूँ। तो आखिर तुम सामने आ ही गए, हीरो सब कुछ जानते हुए कहता है। उसकी पार्टनर उस नए आने वाले का जबरदस्त रैंक देखकर हैरान रह जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पास ही खड़ा लाल बालों वाला बंदा उस नंबर पर हंसता है। वो घमंड से मुस्कुराकर कहता है कि ऐसा रैंक तो कुछ भी नहीं है, वो तो एक दिन टॉप 10 में जाकर रहेगा। हीरो शांति से बताता है कि उसे पता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसे कुछ देर से किसी की मौजूदगी का एहसास तो हो रहा था, पर उसने अब तक इसे इग्नोर करने का फैसला किया था। उसके दिमाग में अपने पिछले जीवन का एक सीन फ्लैश होता है। उसे ये चश्मे वाला आदमी याद आता है, ये वही था जिसने उसे तब बचाया था जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। चश्मे वाला बंदा शिगेमोरी इत्सुकी ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से पकड़ा जाएगा और वो हमारे यंग हीरो को एक नई जिज्ञासा से देखने लगता है। हीरो की यादें वापस उस बुरे वक्त में चली जाती हैं। उसे धोखे का वो दर्द याद आता है और ये पक्का यकीन कि वो किसी ऐसे शख्स के हाथों मरने वाला है जिसे वो कभी अपना दोस्त समझता था। पर जैसे ही उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी, ये आदमी वहां आ गया। उसने बीच बचाव करते हुए कहा था कि हीरो जैसा टैलेंट बर्बाद होने के लिए बहुत कीमती है। उसके चश्मे पर रोशनी चमकी और उसने एक वादा किया, मेरे ऑर्डर्स मानो, उसने कहा था, और मैं देख लूंगा कि तुम ये डंजियन जरूर क्लियर करो। और बस उसके गाइडेंस में हीरो ने हर मुश्किल को पार किया और एक एक करके पूरा डंजियन क्लियर कर डाला। उस पूरी उथल पुथल के बीच वो चश्मे वाला आदमी ही उसका मसीहा था। अंधेरे में उम्मीद की एक रोशनी, पर इतना काबिल और समझदार होने के बावजूद वो भी इस जानलेवा गेम की बेरहमी से नहीं बच पाया। आखिर में उसकी भी जान चली गई थी। उसी पल हीरो ने एक कड़वा सच सीखा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्ट्रांग हो या कितनी चालाकी से खेलते हो। इस खेल को चलाने वाली शैतानी ताकतों के लिए सारे प्लेयर्स खिलौनों से ज्यादा कुछ नहीं थे, बस उनके घटिया मनोरंजन के लिए कुछ कठपुतलियां। वापस प्रेजेंट में आते ही वो चश्मे वाला आदमी हीरो के चेहरे के भावों को नोटिस करता है। क्या कुछ हुआ है, वो शांत आवाज में पूछता है। वो सोच में पड़ जाता है कि दुनिया का नंबर 1 प्लेयर उस जैसे एक मामूली रैंक 34 वाले पर आखिर ध्यान ही क्यों देगा। पर हीरो बस मुस्कुरा देता है। मैं हमेशा मजबूत साथियों की तलाश में रहता हूं, वो कहता है, और तुम्हारे जैसा एक खतरनाक वॉरियर मेरी टीम के बहुत काम आएगा। वो स्वागत के इशारे के तौर पर कुछ कार्ड्स आगे बढ़ाता है, पर चश्मे वाला बंदा बड़े प्यार से सिर हिलाकर उसका ऑफर ठुकरा देता है। हीरो मन ही मन सोचता है, पिछली जिंदगी में तुमने मुझे बचाया था, इस बार तुम्हें बचाने की बारी मेरी है, तारांकन। कुछ देर बाद शिगेमोरी इत्सुकी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है। मिस्टर तोकिया, आप सच में बहुत स्ट्रांग हैं, वो अपना इरादा बदलते हुए कहता है और कार्ड स्वीकार कर लेता है। पर उन कार्ड्स को रखने के बजाय वो मुड़ता है और उसी प्यारी सी मुस्कान के साथ उन्हें हीरो की पार्टनर को ऑफर करता है। ये देखकर उस लड़की की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। इनके साथ वो एक्साइटमेंट में कहती है, मैं भी एक सुपर हीरो बन सकती हूँ। लेकिन फिर भी वो हिचकिचाती है और उसका हाथ कार्ड्स के ऊपर ही मंडराता रहता है। वो उन्हें लेने से पहले इजाजत के लिए अपने दोस्त की तरफ देखती है। वो उसे हौसला देते हुए सिर हिलाता है, जैसा तुम चाहो करो, वो प्यार से कहता है। तुम्हें और स्ट्रांग बनने के लिए इनकी जरूरत है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। थैंक यू, वो अपने नए टीममेट से शुक्रगुजारी के साथ कार्ड्स लेते हुए कहती है। नहीं, शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, शिगेमोरी इत्सुकी कहता है। वो मन ही मन सोचता है, शायद मैं इन पर थोड़ा सा भरोसा कर सकता हूँ। तारांकन, वो मन में तय कर लेता है, जब वो लोग असल दुनिया में वापस जाएंगे तो उसे अपना शुक्रिया अदा करने के लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट ढूंढना होगा। हीरो उनकी बातों को बीच में ही टोकता है, उसका लहजा अब सीरियस हो गया था। अगले फ्लोर का बॉस इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, हम यहाँ और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। उसके दोनों साथी सहमति में सिर हिलाते हैं और उनके चेहरे भी अब गंभीर हो जाते हैं, जैसे वो उसके पीछे चलने को तैयार हों। साइड में खड़ा लाल बालों वाला लड़का ये सब देख रहा था और उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमकने लगती हैं। अगर वो चश्मिश ज्वाइन कर सकता है, तारांकन, वो सोचता है, तो ये लोग मुझे तो पक्का ही अपनी टीम में ले लेंगे। तारांकन खुद को बहुत बड़ा जीनियस समझते हुए वो अपना सीना चौड़ा करता है और नंबर 1 प्लेयर से उनका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए पूछने को तैयार हो जाता है। वो जोश से अपना हाथ ऊपर उठाता है, अरे मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो, मैं इस डंजन में तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। हीरो एक सेकंड भी नहीं सोचता, वो मुड़ता है और अपनी ठंडी नजरों से सीधे उसे घूरते हुए कहता है, निकल जाओ यहाँ से। लाल बालों वाला बंदा तो एकदम अवाक रह जाता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसे इतने सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया गया है। शिगेमोरी अपना ध्यान वापस हीरो की तरफ करता है। क्या तुम इस डंजन से वाकिफ हो, वो पूछता है। हीरो सिर हिलाता है, इसका स्ट्रक्चर काफी सिंपल है, इस मैंशन में 7 फ्लोर्स हैं, वो समझाता है। हम इतनी देर से चौथे फ्लोर पर ही थे। चश्मे वाला बंदा हैरान हो जाता है, अगर तुम्हें इतना सब पता है, वो पूछता है, तो क्या तुम फाइनल बॉस की कमजोरी भी जानते हो? हीरो का चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है। यहाँ 2 फाइनल बॉस हैं, वो बताता है, और उन्हें नॉर्मल अटैक से नहीं हराया जा सकता। इस डंजन को क्लियर करने का इकलौता तरीका है, वो आगे कहता है, नीचे वाले फ्लोर के बॉस को ऊपर वाले फ्लोर के बॉस से लड़वाना होगा। शिगेमोरी ये स्ट्रैटेजी सुनकर हैरान रह जाता है। वो तुरंत समझ जाता है कि ऐसा करने के लिए उन्हें 2 ग्रुप्स में बंटना पड़ेगा। नहीं, हीरो सिर हिलाकर कहता है, प्लान ये है कि पहले हम नीचे वाले फ्लोर पर अटैक करेंगे और फिर सब एक साथ ऊपर की तरफ भागेंगे। वो समझाता है कि ऐसा करके वो दोनों बॉस को एक दूसरे से भिड़ने पर मजबूर कर सकते हैं और साथ ही खुद पर आने वाले रिस्क को भी कम से कम रख सकते हैं। चश्मे वाला बंदा ये सुनकर बहुत इंप्रेस होता है। वो बुदबुदाता है, ये तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे सिर्फ तुम्हारे जैसा ही कोई तो क्या अंजाम दे सकता है। यूरिका की आंखें ये समझते ही चौड़ी हो जाती हैं। रुको, वो कहती है, तुम्हारा पहला प्लान तो दोनों बॉस को अपनी तरफ खींचकर आखिरी वाले से अकेले लड़ने का था, है ना? हीरो उसके शक को सही बताते हुए सिर हिलाता है। लेकिन मैंने प्लान बदलकर एक सेफ वाला चुन लिया, वो धीरे से कहता है। तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। उस लड़की के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। थैंक यू, वो शुक्रगुजार होकर कहती है। आप बहुत अच्छे हैं जो मेरे बारे में इतना सोचते हैं। तभी उसे अचानक एक जोर की छींक आती है। आछू, इस फ्लोर पर बहुत ठंड है, वो कांपते हुए शिकायत करती है। मेरे स्टैट्स के बाद भी मेरी तो कुल्फी जम रही है, वो लड़की अपने बाजू रगड़ते हुए कहती है। और जैसे ही वो बोलती है, उसका स्टेटस पैनल भी सामने चमकने लगता है। यहाँ का टेम्परेचर पहले फ्लोर के मुकाबले लगभग 2 गुनी तेजी से गिरता है। हीरो सपाट अंदाज में बताता है। वो सब एक दूसरे की तरफ देखकर सिर हिलाते हैं। प्लान एकदम साफ था, इस बॉस को जल्द से जल्द हराकर यहाँ से निकलना है। अचानक आगे के घने अंधेरे में से एक चमकती हुई नीली आंख खुलती है, जो पूरे ग्रुप को अपनी ठंडी नजरों से घूर रही थी। अंधेरे में से एक बहुत बड़ा जीव बाहर आता है। ये एक विशाल सफेद भेड़िया था, जिसकी ताकतवर आंखें उसी ठंडी नीली रोशनी से चमक रही थीं, और वो अकेला नहीं था।
उसके आसपास भूतों जैसी आकृतियों का एक झुंड पैदा हो जाता है जिनकी आंखें डरावनी बैंगनी रोशनी से चमक रही थीं और वो प्लेयर्स पर हमला करने को तैयार थे। शिगेमोरी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो सोच में पड़ जाता है कि हीरो ने इस इतनी बड़ी और कंफ्यूजिंग भूल भुलैया में बॉस को इतनी जल्दी आखिर ढूंढा कैसे। ये वो रास्ता है जिसे मैंने अपनी जान दांव पर लगाकर सीखा था। हीरो धीमी आवाज में कहता है, ये ऐसी चीज है जिसे मैं कभी भूल ही नहीं सकता। चश्मे वाला बंदा उसकी बातें सुनकर सन्न रह जाता है और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, इंटू कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पहले भी आ चुका है, इस गेम के शुरू होने से भी पहले। तारांकन। भेड़िए के ऊपर एक पैनल दिखाई देता है जिससे पता चलता है कि ये एक डी रैंक बॉस है जिसके पावर और स्पीड स्टैट्स खतरनाक रूप से हाई हैं। वो लोग आ रहे हैं। हीरो अपने साथियों की तरफ मुड़कर चिल्लाता है, तुम दोनों बस खुद को डिफेंड करने पर फोकस करना, हमारी फिक्र मत करो। शिगेमोरी मजबूती से खड़े होकर जवाब देता है, मैं अपनी जान देकर भी यूरिका की रक्षा करूंगा। ये सुनकर हीरो के कंधों का बोझ हल्का हो जाता है। कम से कम उसे अब ये तसल्ली थी कि उसके लड़ते समय उसकी पार्टनर सेफ रहेगी। उसकी तलवार एक शानदार नीली एनर्जी से चमकने लगती है। बिना एक पल भी गंवाए हीरो सीधा उस विशाल सफेद भेड़िए की तरफ चार्ज करता है। वो खामोशी से उस जानवर को एक चैलेंज देता है और मॉन्स्टर भी जवाब में गुस्से से एक ऐसी कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारता है कि जमीन तक हिल जाती है। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना हीरो छलांग लगाता है और अपनी तलवार से सीधे उस विशाल भेड़िए के सिर पर एक सटीक और जोरदार वार करता है। ठीक उसी वक्त वो चमकती बैंगनी आंखों वाले भूत एक साथ चीखते हैं और हमला करने के लिए आगे की ओर टूट पड़ते हैं। शिगेमोरी बिजली की तेजी से हरकत में आता है और यूरिका के ठीक सामने खड़ा हो जाता है और उन मॉन्स्टर्स के सामने एक इंसानी ढाल बन जाता है। उसके मूवमेंट्स बहुत तेज और सटीक थे और वो उन भूतों से भिड़ जाता है। मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ और पैर इतनी तेजी से चल रहे थे कि वो धुंधले नजर आ रहे थे। मैं बागुआजांग का 9वां उत्तराधिकारी हूँ, वो पूरे कॉन्फिडेंस से ऐलान करता है, तुम जैसे क्रीचर मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। वो एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ यूरिका की तरफ देखता है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो कहता है, मैं इन सबको अभी के अभी ठिकाने लगा दूंगा। पर सबको हैरान करते हुए वो लड़की अचानक आगे बढ़ती है और खुद एक जोरदार पंच जड़ देती है जिससे एक भूत बड़ी आसानी से दूर जाकर गिरता है। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से फटी रह जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि उसकी नई ताकत इन मॉन्स्टर्स को अकेले ही हराने के लिए काफी है। चश्मे वाला बंदा हैरान होकर उसे देखता रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है, इंटू तोकिया की ही तरह ये लड़की भी रहस्यों से भरी हुई है। तारांकन। It hasn't even started, and the tower has already exploded. We've been